ओके, सो हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन। मतलब जब भी कंपनसेशन होता है किसी एम्प्लॉयज़ को हम काम के बदले में, सर्विस के बदले में कंपनसेट करते हैं, कुछ पे करते हैं, चाहे वो सैलरीज हो, इंसेंटिव्स हो, बेनिफिट्स हो, किसी भी तरह के, तो उसको हम कंपनसेशन बोलते हैं। देयर आर सर्टन कंपोनेंट्स। अब एग्जाम में कंपोनेंट्स भी आ जाता है, एलिमेंट्स भी आ जाता है, तो जो भी आए उसका आंसर ये कॉमन ही रहेगा। तो इसके कंपनसेशन के कंपोनेंट्स में फर्स्ट है दैट इज़ बेसिक वेजेस और सैलरी। जो बेसिक सैलरी मिलती है, अब क्या होता है कि कंपनी में जो पहले तो ये होता था कि एक एम्प्लॉई अगर आ रहा है कंपनी में जॉब करने तो उसको एक लमसम अमाउंट दे देते थे। फॉर एग्जांपल 5,000 दे दी, 10,000 दे दिया मंथली। अब क्या होता है, सैलरीज को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि उसकी बेसिक सैलरी हो गई, फिर बेसिक सैलरी के ऊपर ही सारे कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे डीएनएस अलाउंस है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ का 10% डीएनएस अलाउंस बढ़ा दिया। तो 10% वो पूरी सैलरी पर नहीं बढ़ता है, वो जो उसकी बेसिक सैलरी रहती है उसी पे बढ़ोतरी होती है, उसी पे इंक्रीज़ किया जाता है। तो बेसिक वेजेस या बेसिक सैलरी होती है, इसमें लिखा हुआ है वेजेस रिप्रेजेंट ऑल। अच्छा, बेसिक सैलरीज तो आपको क्लियर है, सैलरी मतलब जो मंथली, जो जनरली एग्जीक्यूटिव लेवल्स को मिलती है, एम्प्लॉयज़ को मिलती है। लेकिन वो एम्प्लॉयज़ जो डेली वेजेस पर होते हैं उनकी भी एक लमसम अमाउंट उनको दिया जाता कैश है। में ही होता है? हाँ, मतलब ऑनलाइन ही डाला जाता है। कैश में इन द सेंस नहीं, मतलब कुछ इंसेंटिव, मतलब कुछ और चीज़ें भी काउंट होती है, सिर्फ कैश, मतलब मनी मॉनेटरी होता है? मॉनिटरी, इन मॉनिटरी टर्म्स, हाँ, उसको अलग से आप सर्टिफिकेट दे रहे हो या उसको आप कहीं फ़्लाइट का टिकट दे रहे हो तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगी। हाँ, तो जो बेसिक सैलरी है, जो आपका एग्जैक्टली कैश अमाउंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की सैलरी 20,000 है और उसके पूछोगे आप बेसिक सैलरी कितनी है, तो वो 12 या 15,000 के करीब बैठती है। अब तो गवर्नमेंट ने उसको लेकर रूल्स भी बना दिया है कि मिनिमम 50% से ऊपर ही होनी चाहिए बेसिक सैलरी, उसी बेस पर फिर कैलकुलेशन होगा। हर कंपनी के अलग अलग रूल्स हैं, हालांकि वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। देन वेजेस की अगर हम बात करें तो आजकल गवर्नमेंट के रूल्स में है कि पीएफ कंपलसरी हो गया है। 21,000 या उससे नीचे सैलरी है तो पीएफ इज़ कंपलसरी, प्रोविडेंट फंड वगैरह कटता है। दैन अपने स्टेट गवर्नमेंट में देखो तो एम्प्लॉयज़ को ये मेडिक्लेम फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो कंपलसरी हो गया, उसको ईएसआई बोलते हैं। देन सेकेंड इसमें डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस मतलब होता है, इसको हिंदी में महंगाई भत्ता बोला जाता है, जो इंक्रीज़ होता जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं लोगों के बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। अगर किसी रीज़न से कोई कंपनी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं इंक्रीज़ कर पा रही है तो उसका डीएनएस अलाउंस इंक्रीज़ कर देते हैं। अगेन दैट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक सैलरी। द पेमेंट ऑफ डीएनएस अलाउंस विच मे बी फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द बेसिक वेज। अगर उसका 10% डीएनएस अलाउंस बढ़ गया, इसका मतलब उसकी बेसिक सैलरी अगर 10,000 थी तो उसका 10% बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसका वैसे वैसे डीएनएस अलाउंस बढ़ जाता है। जैसे कुछ स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ का डीएनएस अलाउंस हमारा एमपी से ज़्यादा है ना। तो हर स्टेट का अलग अलग डीएनएस अलाउंस रहता है। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट बताया हुआ इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स आर पेड इन एडिशन टू वेजेस एंड सैलरीज एंड आर ऑल्सो कॉल्ड पेमेंट्स बाय रिजल्ट। मतलब बहुत सी कंपनीज में स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और एक सेल्स, ये दो फील्ड ऐसी रहती है कि आपका इंसेंटिव बहुत सी बार सैलरी से ज़्यादा हो जाता है और इसके अलावा आप इंसेंटिव दोगे भी कायम है। जैसे फाइनेंस है, हालांकि आजकल तो बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं। आजकल एचआर लोग के लोगों को भी इंसेंटिव मिलता है। कैसे? उन्होंने जिन एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट करा, अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छी सेल कर रहे हैं, तो उसका कुछ परसेंट उनको भी दे देंगे। सेम प्रोडक्शन में भी आप बीइंग एचआर मैनेजर अगर अच्छे लेबर्स ला रहे हो तो फिर आप, उन्होंने जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करा तो उनको तो इंसेंटिव मिल ही रहा है, यू विल ऑल्सो गेट इंसेंटिव। इसी तरह से जो सेल्स होते हैं, प्रोडक्शन होता है, उनको, उनके एम्प्लॉयज़ को तो और अच्छा इंसेंटिव मिलता है और वो उनके परफॉर्मेंस के बेस पे रहता है। तो इंसेंटिव इज़ अदर देन योर सैलरी एंड इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो उस बेस पर ये मिलता है। अब इसमें अगेन वी कैन डिवाइड दिस इंसेंटिव ऑन टू बेसिस। फर्स्ट इज इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम्स एंड अनदर वन इज ग्रुप इंसेंटिव।
इंडिविजुअल मतलब यू आर परफॉर्मिंग एंड यू आर गेटिंग इंसेंटिव। सपोज आप अगर 20 लोग हैं और मैंने एक को टारगेट दिया है कि आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है इवनिंग का, एंड यू विल गेट दैट मच इंसेंटिव, 100 रुपीज़ मिलेंगे फॉर एग्जांपल। तो आप गए, आप इंडिविजुअली आप गए फील्ड में और आपने परफॉर्म करा और आप 20 में से 10 लोगों ने वो प्रोडक्ट बेच दिया, तो ओनली 10 विल गेट इंसेंटिव, बाकी 10 को नहीं मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रुप इंसेंटिव डिसाइड किया जाता है कि आप सब ने मिलके अगर 10 लाख की सेल कर ली दिन भर में या 1 लाख की सेल कर ली, तो अगर वो 1 लाख की जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाता है तो नो वन विल गेट इंसेंटिव। भले ही आपने इंडिविजुअल टारगेट अपना कर लिया, 20 में से 4 लोगों ने कर लिया है, लेकिन उन 4 को भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका ग्रुप इंसेंटिव नहीं हो पाया। ऐसा होता था, हम लोग जब दिल्ली में था, मैं HR डिपार्टमेंट में टाटा में, तो वहाँ पर क्या होता था कि हमारे जो बॉस थे वो हमें बोलते थे HR में, मिस्टर चड्ढा तो वो हमें ये बोलते थे कि आप है ना ऐसा अनाउंस करो जाके। तो हम लोग जब जाके, वो मार्केटिंग के लोग बैठे रहते तो टीवी में देखते ना अपन, जाके हम ऐसा अनाउंस करते थे कि अब पे अटेंशन ईयर और आज का ये, और उसके बाद वो जो सेम जो टर्म्स एंड कंडीशन होती थी वो बहुत छोटे अक्षरों में नीचे लिखी होती थी कि ग्रुप इंसेंटिव है, सब करोगे अचीव तब मिलेगा, अकेले से नहीं होगा। तो वो उनके डिपार्टमेंट में फिर हम उन्हें अनाउंस करके और उनके बोर्ड पे पेस्ट कर देते थे उसको, और फिर आ जाते थे। फिर बाद में कई बार जो सीनियर थे मार्केटिंग में वो हमें बोलते भी थे कि हमने तो अपना इंडिविजुअल अचीव कर लिया ना टारगेट, तो आप हमें तो दो। लेकिन नहीं, ग्रुप इंसेंटिव मतलब ही ये होता है। अब उससे क्या होता है कि प्रेशर डालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाता है। जो बाकी के 15 परफॉर्म नहीं करते हैं उन पे भी प्रेशर पड़ता है उन 5 का कि यार तुम्हारे कारण हमारा इंसेंटिव नहीं बन पाया। तो ये इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम ज़्यादा अच्छी रहती है, एम्प्लॉयज़ उसको प्रेफर करते हैं, बट स्टिल देयर आर सर्टेन लिमिटेशन। कहीं कहीं पर सिचुएशन ऐसी होती है कि सभी एफर्ट्स करेंगे तभी हो पाएगा। जैसे कि एग्जांपल और देता हूँ, एक्सपोर्टर गाइड होती है। अब एक्सपोर्टर गाइड में देयर आर सर्टेन पेजेस। एक्सपोर्टर गाइड मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक बार पहले। एक्सपोर्टर गाइड मतलब जिसमें सारे हमारे देश के जो एक्सपोर्टर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट को इंडिया के बाहर सेल करना चाहते हैं, है ना, तो वो एक सर्टेन एक बुक होती है जिसमें सिर्फ एडवर्टिजमेंट्स होता है, और वो बुक यहाँ पर छपती है और उसके बाद में वो जाती है फॉरेन के ट्रेड हाउसेस में, जैसे अमेरिका में। तो वहाँ पर जो इम्पोर्टर्स होते हैं, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, वो उन ट्रेड हाउसेस में आते हैं, लाइब्रेरीज़ में आते हैं, वेबसाइट को चेक करते हैं। तो जैसे टाटा इन्फो मीडिया थी हम लोगों की जो वेबसाइट थी, उसकी एक एक्सपोर्टर गाइड थी, तो उसमें वो ओपन करके देख सकते हैं। सर ये एक्सपोर्टर गाइड आप मुझे अगर हम लोग को देखना तो कैसे? ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, ऑनलाइन आप देखो। एक्सपोर्टर गाइड डालना पड़ेगा? हाँ, आप गूगल पे डालोगे exporterguide.com, या फिर आप देख लोगे टाटा इन्फो मीडिया। अब तो उसका नाम चेंज हो गया, अब तो SSI ग्रुप ने ले लिया उसको। और उसके अलावा C&F, ये आज तक ग्रुप है ना, उसका था पहले C&F। तो इस तरह के अलग अलग रहती हैं कंपनीज़ की वेबसाइट। एक exporter.com, एक आपने ज़रूर सुना होगा indiamart.com, है ना, indiabulls.com। तो इस तरह की बहुत सारी फेमस वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स के डिटेल ले सकते हो। सपोज यू वांट टू सेल समथिंग टू समवन इज सिटिंग इन अमेरिका, तो आप कैसे कांटेक्ट करोगे उससे? तो आप उसमें एडवर्टीजमेंट दे दोगे, दे चार्ज फॉर दैट, बट देर आर सर्टन पेजेस जो फ्री लिस्टिंग होती है, दे डोंट चार्ज फॉर दैट, पर वो बहुत छोटा सा कॉलम रहता है। तो वो वैसी होती है जैसे आपकी डिक्शनरी होती है ना, आपको अल्फ़ाबेटिकली अगर आपको ढूंढना अबाउट का क्या मीनिंग होता है, तो आप क्या करोगे, डिक्शनरी में सबसे पहले पेज पे जाओगे, फिर ए से देखना शुरू करोगे, फिर बी से। सेम इस तरह से वो इंडेक्स वाली एक बुक होती है, 150-200 पेजेस की आती थी तब तो उसके थ्रू आपको जो आपको मान लीजिए अमेरिका में बेचना है, क्या बेचना है, कपड़े बेचना है, तो आप देखो कि वहाँ के कौन से इम्पोर्टर्स हैं जो आपसे एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं उनको, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लोगे, या तो आप उसमें ऐड दे दो, वो देखेगा और वो आपसे कांटेक्ट करेगा। तो इसी तरह से बिजनेस चलता है। और ये क्या होता है, ये मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। पैसा किससे लिया जाता है? जो उसमें एडवर्टाइजमेंट देना चाह रहे हैं। और ये फ्री में ट्रेड हाउसेस में और जो फॉरेन एम्बेसीज़ होती हैं वहाँ पर भी ये रखी रहती हैं। कभी आपके दिल्ली जाना हो और आप फॉरेन एम्बेसी में जाओ और अगर कोई पहचान का हो तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो।
तो वहाँ पर आप जितने बिजनेस कमर्शियल हाउसेस रहते हैं, जैसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है अपने यहाँ पर अपने इंदौर में भी है, तो वहाँ पर भी आपको वो बुक्स देखने को मिल सकती है और वेबसाइट पर भी है ये। तो इस बेस पे इंसेंटिव्स डिसाइड किए जाते हैं, इंडिविजुअल इंसेंटिव और ग्रुप इंसेंटिव। तो दिक्कत ये आती थी कि वो स्टाफ बोलता था कि हमने तो हमारा इंडिविजुअल अचीव कर लिया है ना, तो पर नहीं, वो अगर मैगजीन में 10 पेजेस खाली रह गए और 20 में से 5 लोगों ने अचीव कर लिया, तब भी वो बुक तो खाली रहेगी ना। इसलिए जस्ट टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ की ग्रुप प्रेशर पड़े उन सब पे, वो स्कीम्स ग्रुप इंसेंटिव में कन्वर्ट कर दी जाती है। देन नेक्स्ट इज बोनस। बोनस बहुत अलग अलग तरीके से पे किया जाता है। इट कैन बी परसेंटेज ऑन द बेसिस वेज पेड एनुअली और इन प्रोपोर्शन टू द प्रॉफिटेबिलिटी। जनरली बोनस मतलब होता है जो आपके बिजनेस का प्रॉफिट है उसका हिस्सा, द शेयर ऑफ योर प्रॉफिट। अब जनरली कंपनीज में क्या होता है, जैसे हम इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में जनरली दिवाली के वक्त बोनस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बही खाते हैं, वैसे तो जनरली जो फाइनेंशियल ईयर है वो इधर मार्च से हम काउंट करते हैं, अप्रैल से, लेकिन बहुत सी जगह पे आज भी दिवाली की प्रथा है कि दिवाली पे शुरू करते हैं। तो जनरली कंपनी में एक टर्म है कि फेस्टिव सीज़न होता है। आप मुस्लिम कंट्रीज़ में देखोगे तो वो ईद पे बोनस देते हैं, क्रिश्चियंस में देखो तो वो भी इंग्लिश फाइनेंशियल ईयर ही मानते हैं, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर आमतौर पर देखा जाए तो जो आपका प्रॉफिट रहता है उसके हिस्से को बोनस देखा जाता है। मतलब कंपनी सोचती है कि पूरा प्रॉफिट मैं ही नहीं रखूं, मैं अपने एम्प्लॉयज़ में शेयर करूं, तो फिर वो इस तरीके से कैश रिवॉर्ड्स दे देते हैं बोनस में। जनरली बोनस कैश रिवॉर्ड में ही आता है, बट स्टिल आप गुजरात में देखोगे तो अब बहुत चर्चित हैं, एक बिजनेसमैन है, भाई नाम मुझे याद है बस उनका, तो वो हमेशा क्या करते हैं, वो हीरो के कारोबारी हैं, हीरो का बिज़नेस करते हैं। तो वो अपने स्टाफ को, उनका जितना 1000-2000 का स्टाफ है, तो उनको कभी कार्स गिफ्ट करते हैं, कभी फ्लैट गिफ्ट करते हैं, कभी मकान गिफ्ट करते हैं। तो वो करोड़ों अरबों रुपए में उनका प्रॉफिट होता है, तो उसमें से अरबों में से कुछ करोड़ रुपए वो अपने स्टाफ में खर्च कर देते हैं या उनमें बांट देते हैं। तो ये बोनस की कैटेगरी में आता है। और इवन गवर्नमेंट ने भी इसके लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई हुई है कि अगर आपको इतना प्रॉफिट है तो मिनिमम आपको इतना पार्ट तो अपने एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से भी एक गाइडलाइन इसमें रहती है। नेक्स्ट कंपोनेंट दिया हुआ दैट इज़ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। अब ज़रूरी नहीं है कि कैश में ही रिवॉर्ड दिया जाए, नॉन मॉनिटरी में भी, मतलब पैसे के अलावा भी एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया था, नागदा आप गए होगे तो वहाँ ग्रेसिम इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। ग्रेसिम में जो स्टाफ काम करता है तो उनके लिए क्वार्टर्स हैं, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छी कॉलोनीज़ है उनकी, बहुत अच्छी गार्डनिंग है, और आप जाओगे तो यू डोंट बिलीव कि एमपी में इतनी सुंदर जगह है, ये इतना वेल मेंटेन उनकी कॉलोनीज़ हैं। देन दे हैव अ कैफेटेरिया, अगर एम्प्लॉयज़ हैं और उन्हें बहुत सब्सिडाइज रेट पे वहाँ खाना मिल जाता है। देन देयर इज़ अ स्कूल फॉर जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं मिनिमम रेट्स पर। उनके हॉस्पिटल है एक बहुत बड़ा सा बिरला ग्रुप का, तो वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट वगैरह कराया जा सकता है अगेन सब्सिडाइज रेट पर। तो ये सारी फैसिलिटीज़ कंपनी देती है। अब कंपनी क्या है, खर्चा तो कर रही है लेकिन डायरेक्टली कैश रिवॉर्ड नहीं दे रही है जैसे बोनस में देती है। तो ये नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स होती हैं। इसके अलावा भी लाइक इसमें फर्स्ट दिया है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेरिट थ्रू सर्टिफिकेट। जैसा सर्टिफिकेट दे देते हैं बेस्ट अचीवर का हो गया, जैसे आदित्य बिरला में रहता है कि जिसने सबसे ज़्यादा सेल करी साल भर में, तो उसका 5-6 फीट का कटआउट लगा देते हैं इनके सारी ब्रांचेस पे। तो वो एक बड़ी फीलिंग प्राउड वाली आती है कि मेरी कटआउट लगा हुआ है, और वो फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करते हैं। सो इट फील सॉर्ट ऑफ रिकग्नाइजेशन होती है, पहचान बनती है आपकी। देन ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई डोंट नो इट्स अ पनिशमेंट और अ रिवॉर्ड, आपको कुछ चैलेंजिंग टास्क दे दिया गया तो ये भी आपके लिए एक प्राउड वाली बात होती है कि इतने सारे एम्प्लॉयज़ में से यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस चैलेंजिंग जॉब, कि आपको दे दिया कि भाई इंदौर के पास में देपालपुर नाम की जगह, वहाँ अभी तक हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ का यू आर द हेड नाउ, आपको फ्री हैंड दे दिया जाएगा, यू विल गेट रिसोर्सेज ऑल्सो, आपको एम्प्लॉयज़ सब कुछ मिलेंगे। अब आपको वहाँ जाकर परफॉर्म करना है, आपको वहाँ जाके काम करना है।
सो इट्स चैलेंजिंग फॉर यू कि वहाँ से आप फ्रूटफुल कुछ लेकर आओ, कुछ रिटर्न आप लेकर आओ। देन प्रमोटिंग ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, और कहीं ना कहीं आपको प्रमोट भी किया जाता है, आपको प्रमोशन के लिए भी चांसेस खुलते हैं। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल तो ठीक है, आपको कैश रिवॉर्ड नहीं दिया बट यू स्टिल कीप क्वाइट। क्यों? क्योंकि आपको लगता है चलो यार कंपनी ने मुझे छोटा छोटा बेनिफिट नहीं दिया, शायद मुझे डायरेक्टली कंपनी प्रमोट करेगी। और प्रमोशन में तो पोस्ट तो मिलती है, सैलरी भी बढ़ती है, इंक्रीमेंट भी होता है और एक रुतबा भी रहता है, तो वो पॉइंट्स भी आते हैं। देन इन लास्ट दैट इज़ कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस, और आप अभी जिस कंडीशन में काम कर रहे हैं माइट भी पॉसिबल कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो। अब आपको और कंफर्टेबल, मतलब कंपनी ये नॉन मॉनिटरी टर्म्स में आपको फैसिलिटीज़ दे रही है, लाइक आपका कैबिन अच्छा कर दिया है ना, वहाँ एसी फैसिलिटी कर दी। एसी यू कैन कि आप घर ले जाओगे वो सुविधा नहीं दे रही है, लेकिन आपको वहाँ पर सुविधाएं दे दी, वहाँ आपको कंफर्टेबल कर दिया, सो यू कुड परफॉर्म मोर बेटर, है ना, ज़्यादा अच्छे से आप काम कर सकें। The next is commissions. Commission to managers and employees may be based on the sales revenue or profit of the company. It is always a fixed percentage on target. आपने जो टारगेट अचीव करा है उस पर कंपनी आपको पहले से बोल देती है कि यू विल गेट 1%। अगर आपने कंपनी में 1 लाख रुपए का कंपनी ने आपको टारगेट दिया था एंड यू अचीव्ड दैट, तो आपको उसका 1% मिलेगा। अभी बोलने को लग रहा होगा आपको कि अरे 1 लाख का 1% कितना होता है? 1 लाख का 1%, 1000। 1% यू आर गेटिंग, 1,000 रुपये मिल रहा है। बट स्टिल एम्प्लॉय, जिस एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है, वो उसके लिए तो वो 1,000 बहुत मैटर करेगा। इनफैक्ट उसको सैलरी से ज़्यादा वेट रहेगा इंसेंटिव का, क्योंकि सैलरी तो आ ही जाएगी, उसको ये लगेगा, वो हिंदी में कहावत है ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है ना, कि आपका जो अमाउंट है दैट इज़ फाइन, लेकिन उससे ज़्यादा आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो तो है ही, लेकिन आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसका ज़्यादा क्रेज़ रहता है एम्प्लॉयज़ को। तो कमीशन रहता है जनरली कंपनी में, हालांकि इसको जनरली इंसेंटिव या ब्रोकरेज वर्ड भी यूज़ किया जाता है, बट दैट डजंट लुक नाइस। ब्रोकरेज मतलब इफ़ यू आर इन वर्किंग इन अ कंपनी सो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि काम करो, पर फिर भी स्टिल कंपनीज में उसके लिए कमीशन वर्ड यूज़ किया जाता है, बहुत कम जगह होता है ये वर्ड यूज़ हालांकि। तो इसमें एक सर्टन परसेंटेज जो रहता है एम्प्लॉय को वो दिया जाता है उसके जो टारगेट अचीव हुआ उस बेस पर। देन नेक्स्ट बताया हुआ है कंपोनेंट्स, दैट इज मिक्स्ड प्लान। कंपनीज में ऑल्सो पे एम्प्लॉयज़ एंड अदर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पे एज वेल एज कमीशंस। अब ऐसा नहीं होता है कि एक बेसिक सैलरी दे दी बस वही है, या सैलरी दे दी वही नहीं है। कंपनीज एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए और उसका टैक्स बचाने के लिए दोनों तरीके आजमाती है, मॉनिटरी भी नॉन मॉनिटरी भी। जैसे अगर उसको आपने सैलरी दे रहे हो, उसकी करोड़ के ऊपर हो गई, लाख के ऊपर हो गई, जैसे अभी 5-7 लाख पे टैक्स लगता है साल भर के इनकम, अगर उसको हम सैलरी कम दे दें और उसके बदले में कुछ दूसरे बेनिफिट दे दें तो वो टैक्स से भी बच जाएगा उसका पैसा, और दूसरा वो एम्प्लॉय भी खुश हो जाएगा, और एक दूसरे लोगों को लेसन मिलता है कि मैं भी इनके जैसे काम करूँगा तो मुझे भी इसी तरह से इंसेंटिव या एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा। तो कंपनी हमेशा जो सैलरी बनाती है ना, वो इस तरह के जो ऊपर चीज़ें देखी हैं हमने, इंसेंटिव, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, रिकॉग्नाइजेशन के लिए नॉन मॉनिटरी टर्म्स, मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी ऑल्सो, और उसी बेस पर मिक्स्ड प्लान बनाती हैं। जैसे नेक्स्ट कंपोनेंट में दिया हुआ है दैट इज़ पीस रेट वेजेस। पीस रेट वेजेस मतलब होता है कि जितना आप काम करोगे, जितना हिस्सा, पीस मतलब क्या, हिस्सा है ना, आपने जितना काम करा, आपने एक लेबर ने दिन भर में 100 बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग करा, ये तो उसको बेसिक करना ही था, लेकिन अगर किसी दिन वो 110 बॉटल का कर देता है तो जो उसने एक्स्ट्रा 10 बॉटल्स का प्रोडक्शन करा, ऑन द बेसिस ऑफ दोज 10 बॉटल्स ही विल गेट इंसेंटिव। तो एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा पैसा, इसका नाम ही इसलिए पीस रेट वेजेस दिया हुआ है। Should I explain it more? Then next is fringe benefits. Fringe benefits may be defined as wide range of benefits and services that employees receive as an integral part of their total compensation package.
They based on critical job factors and performance. Fringe benefits are supplements to regular wages received by the workers at the cost of employers. इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ को में लॉन्ग टर्म से है, बहुत समय से काम कर रहा है, तो उसको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो फ्रिंज बेनिफिट्स के कैटेगरी में आते हैं। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल ग्रेसिम का दिया था, इसमें स्कूल की फैसिलिटीज़ उसके बच्चों के लिए हैं, बहुत सी कंपनीज़ हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कराती हैं उसकी फैमिली के लिए, और बहुत सी कंपनीज़ लोन फैसिलिटी भी देती हैं। मतलब आपकी जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें वो कंपनी आपको लोन फैसिलिटीज़ भी देती है। मतलब यू डू नॉट नीड टू गो कि आपको बैंक जाना पड़ेगा। फाइनेंशियल कंपनीज आपको लोन भी प्रोवाइड कराती है। देन लास्ट पॉइंट इज दैट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग जैसे बोनस हमने देखा था कि जितना प्रॉफिट होता है इसका जनरली बहुत सी कंपनीज में जो सीनियर लोग होते हैं ना उनके साथ तो एग्रीमेंट हो जाता है। उज्जैन में मिस्टर बांगड़ हैं, आप जानते होंगे शायद, बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है, 27 या 28 इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी। और उनने क्या कर रखा है कि उनके पिताजी ने ये सब प्लान करा था और उनके बेटे संभाल रहे हैं अब तो उनने वहाँ पर डायरेक्टर्स बैठा रखे हर ब्रांचेस पे, और उन ब्रांचेस पे वो एक ही जगह पे बैठते हैं जहाँ उनके पिताजी बैठते थे। सच अ स्मॉल रूम विदाउट अ AC, फ़ैन भी इतना अच्छा नहीं चलता है, तो वहाँ पर ही सिटिंग, और वो वहीं से अपनी सारी मतलब सिंपल थिंकिंग है उनकी, बहुत सिंपल लिविंग, तो वो वहाँ से बैठ के अपनी सारी ब्रांचेस मैनेज करते हैं। और जो डायरेक्टर्स हैं वहाँ पर उनसे उनने पार्टनरशिप कर रखी है कि पैसा मेरा, मशीन मेरी, सब कुछ मेरा है, आपको सैलरी तो मिलेगी ही, लेकिन आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, जितने ज़्यादा सेल्स करोगे, उसका भी परसेंटेज आई विल शेयर विथ यू। तो डायरेक्टर्स भी खुश हैं, क्यों? क्योंकि उनको सैलरी के अलावा भी जितना वो काम कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी मिल रहा है पैसा। और ही इज़ ऑल्सो हैप्पी कि उनको 27 इंडस्ट्रीज़ में नहीं घूमना पड़ रहा है, तो वहाँ बैठे बैठे उनका सारा काम हो रहा है। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग में आता है। ठीक है, दैट्स इट।